मैं लगातार मन ही मन अपनी नानी को धन्यवाद अदा कर रही थी, क्योंकि आज उनकी वजह से ही इस डरावनी और तूफानी रात में मुझे सिर छुपाने की छत मिल पाई थी। वरना मेरी बुरी किस्मत ने तो मुझे सड़कों की धूल फांकने के लिए छोड़ दिया था। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और हाथ जोड़कर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि वो मेरा साथ कभी भी ना छोड़े। तभी एकदम से बहुत तेज बिजली कड़की और बारिश की बौछार और तेज हो गई। ये घर इतना पुराना और कच्चा था कि इस भारी बारिश में उसकी छत कई जगह से टपक रही थी। बारिश ने सर्दी को बढ़ा दिया था। इस वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और ये तूफानी अंधेरी रात मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। लेकिन जो दुख इस वक्त मैं झेल रही थी, वो इस सबसे भी ज्यादा गहरा था। मैंने फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर आंगन की दीवार के पास पड़ी हुई पुरानी झाड़ू उठाकर उस कच्ची जमीन को साफ करने की कोशिश करने लगी, ताकि कम से कम दीवार के किनारे लेटकर ये रात तो काट सकूं। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंसू लगातार बह रहे थे कि अचानक झाड़ू का आगे का हिस्सा जमीन पर किसी बहुत ही कठोर चीज से टकराया, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंधेरा बहुत था, जिस वजह से मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस आवाज ने मुझे चौंका कर रख दिया था और मेरे अंदर उत्सुकता जाग गई कि आखिर ये क्या है। मैंने कांपते हुए हाथों से उस गीली मिट्टी पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पर सच में कुछ दबा हुआ है। इसीलिए मैंने हाथों से ही धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की, तो एक लोहे का बक्सा दिखाई देने लगा। ये देखकर तो मेरी सांसें गले में ही अटक गईं, क्योंकि मैं इस घर में बचपन से लेकर जवानी तक रही थी, लेकिन मैंने यहाँ ऐसा कोई बक्सा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की और कुछ देर की मेहनत के बाद उस बक्से को बाहर निकाल लिया, लेकिन उस पर तो ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे सिलबट्टा दिखाई दिया, जिसके पत्थर को उठाकर मैंने उस बक्से के कमजोर ताले पर दे मारा। 2 चोटों के बाद वो ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। मैंने घबराते हुए उसका ढक्कन खोलने लगी, तो अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बक्से में नानी का कोई भी पुराना सामान नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक पासपोर्ट, एक आइडेंटिटी कार्ड और एक फोल्ड किया हुआ लिफाफा था, जिसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी। मैंने घबराकर वो पासपोर्ट उठाया और अंधेरे में बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों पर जोर डालते हुए उसमें लगी तस्वीर को देखा, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तस्वीर मेरे पति अविनाश की थी और ये उनका ही असली पासपोर्ट था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया और एक बार फिर से पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। आखिर अविनाश का ये पासपोर्ट यहाँ इस कच्ची मिट्टी में दबे इस बक्से में क्या कर रहा था? मुझे तो यही बताया गया था कि अविनाश मुझे छोड़कर विदेश चले गए हैं। अगर वो सच में विदेश चले गए थे, तो फिर उनका ये पासपोर्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सब सोचकर मैंने उस पासपोर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया और मेरी आंखों के सामने मेरे अतीत की सारी बातें किसी फिल्म की तरह चलने लगी, जिनकी वजह से आज मैं इस वीरान मकान और इस रहस्यमयी बक्से तक पहुंच गई थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ का साया हमेशा के लिए मेरे सिर से उठ गया था। उनके जाने के बाद हमारी नानी ने ही मुझे और मेरे बड़े भाई सुबोध को इस छोटे से कच्चे मकान में पाला था, जहां आज मैं ये बक्सा खोल कर बैठी हुई थी। नानी दिन रात मेहनत करती थी और आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर हम दोनों का पेट पालती थी। हम गरीब जरूर थे, लेकिन हमारे घर में सुकून और प्यार था। सुबोध भैया ने भी नानी की इस मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया और खूब मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। जल्दी ही उनकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। भाई की तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी और इसी वजह से हमने शहर में एक अच्छा घर किराए पर ले लिया। हम सब उस पुराने कच्चे मकान को छोड़कर उस नए घर में शिफ्ट हो गए। जब सब कुछ ठीक होता हुआ दिखा, तो नानी ने सोचा कि अब घर में बहू आ जानी चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे। इसीलिए उन्होंने भैया की शादी सोनाली भाभी से कर दी। सोनाली भाभी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मगर उनका स्वभाव बहुत तेज और लड़ाकू किस्म का था। वो एक अच्छे खाते पीते घर से आई थी और उन्हें पहले दिन से ही मुझसे और नानी से कोई खास लगाव नहीं था। शादी के कुछ महीनों के बाद ही
उन्होंने घर पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। वो हर छोटी छोटी बात पर मुझसे और नानी से उलझने लगती थी। सुबोध भैया कम बोलने वाले और अंदर से कमजोर इंसान थे, जो अपनी पत्नी के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। सोनाली भाभी जो कहती थी, भैया बस उसी बात पर सिर हिला देते थे। मुझे वो दिन आज भी याद है, जब भाभी ने घर में तूफान खड़ा कर दिया था। सुबोध, मैं इस घर में इन दोनों औरतों का बोझ अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक ऊंचे परिवार की लड़की हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में शांति चाहिए। मैं हर वक्त तुम्हारी बहन और इस बूढ़ी औरत के नखरे नहीं उठा सकती। अब या तो ये दोनों इस घर से जाएंगी या फिर कल मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और फिर याद रखना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। भाभी ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने कपड़े अलमारी से निकालकर बैग में रखना शुरू कर दिए थे। सुबोध भैया ने घबराकर जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और हाथ जोड़ते हुए बोले, सोनाली, तुम भगवान के लिए थोड़ा धीरे बोलो। अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे? तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम बस थोड़ा सब्र कर लो, अपना गुस्सा शांत कर लो। मैं कल ही इन दोनों को कहीं और छोड़ आऊंगा। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगले ही दिन सुबह भैया ने अपनी पत्नी के दबाव में आकर नानी और मुझे उस अच्छे घर से निकाल दिया और हम दोनों रोते हुए वापस इसी पुराने कच्चे मकान में आ गए, जिसे हम कुछ साल पहले छोड़कर गए थे। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला बहुत बड़ा झटका था। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि भैया के लिए हम लोग सिर्फ एक बोझ थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इसी तरह मुश्किलों से जूझते हुए मैं 23 साल की हो गई। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सदमे वाला दिन वो आया जब मेरी नानी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। नानी के जाने के बाद मैं इस बड़ी और जालिम दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। जब नानी चली गई तो मैं उनकी चारपाई के पास बैठकर रोती रहती थी। सुबोध भैया अंतिम संस्कार के बाद जब उस कच्चे मकान में आए तो मैंने रोते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे भीख मांगी, भैया, इस दुनिया में अब आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। मैं आपके घर के कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी और कभी भी आप दोनों पर कोई बोझ नहीं बनूंगी। मैं घर का सारा काम खुद कर लिया करूंगी। बस अब आप मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए। भैया ने परेशानी से इधर उधर देखा, कुछ देर सोचा और फिर वो बड़े ही ठंडे अंदाज में बोले, ठीक है मीरा, तुम हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें उस घर में सोनाली के हिसाब से ही चलना होगा। तुम कभी भी उसकी किसी भी बात का पलटकर जवाब नहीं दोगी और उसे शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मैंने अपने आंसू पोंछे और उनकी हर शर्त को मान लिया। लोगों और समाज की बातों से बचने के लिए सुबोध भैया मजबूरी में मुझे अपने घर लेकर आए। दुनिया के सामने तो वो और भाभी ये दिखावा करते थे कि उन्होंने अपनी अनाथ बहन को अपने सीने से लगा रखा है और उसे बहुत प्यार से रख रहे हैं, मगर उस घर की चार दीवारी के अंदर मेरी औकात एक मुफ्त की नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। घर पहुंचते ही भाभी ने मुझे किचन में बुलाया और बड़ी ही नफरत से मुझे सिर से पांव तक देखते हुए बोली, देखो मीरा, हम तुम्हें यहाँ पर ले जरूर आए हैं क्योंकि सुबोध को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों की बातों का बहुत डर था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि तुम यहाँ पर महारानी बनकर रहोगी। आज के बाद इस घर का सारा काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो फिर मैं तुम्हें इसी वक्त उस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। मैंने सिर झुकाकर बड़ी ही आज्ञाकारिता से कहा, जी भाभी, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से मेरी सुबह की शुरुआत भाभी की तेज आवाज और रात तक काम में लगे रहने से होती थी। मीरा, जल्दी से ये सारा खाना बनाकर तैयार करो, आज मेरे मायके से मेहमान आ रहे हैं। इसके बाद पूरी घर की सफाई भी हो जानी चाहिए, हर एक चीज चमकनी चाहिए। अगर मैं सफाई कर भी देती तब भी वो चिल्लाती, मीरा, ये तुमने कैसी सफाई की है? ये देखो, यहाँ इस कोने में अभी भी मिट्टी के दाग दिख रहे हैं। तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। भाभी की तेज और चुभती हुई आवाज सारा दिन मेरे कानों में गूंजती रहती थी।
मैं पूरा दिन एक रोबोट की तरह काम करती, लेकिन फिर भी उन्हें मुझ पर कभी भी तरस नहीं आता था। सुबोध भैया ऑफिस से आते तो वो भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। वो सोफे पर बैठकर आराम से चाय पीते और भाभी उन्हें मेरे खिलाफ झूठी बातें बढ़ा चढ़ाकर सुनाती रहती थी, मगर वो कभी भी पलटकर भाभी को नहीं रोकते थे। वो बस अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करते और मुझ पर होने वाले हर जुल्म को खामोशी से सुनकर भी सिर झुकाकर बर्दाश्त करते थे। मुझे अक्सर रात को अपने कमरे में छुपकर रोना पड़ता था और मैं सोचती थी कि क्या मेरी जिंदगी इसी तरह रोते हुए और ताने सुनते हुए गुजर जाएगी। कुछ महीने इसी तरह की मानसिक प्रताड़ना और गुलामी में गुजर गए और फिर सुबोध भैया ने मुझसे अपना पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया। भाभी उनके पास ही उस वक्त बैठी हुई थी और बड़ी ही शैतानी मुस्कान उनके चेहरे पर मुझे दिख रही थी। भैया ने मुझसे कहा, मीरा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। अविनाश नाम है उस लड़के का और वो अभी नया नया बिजनेसमैन बना है। वो काफी मेहनती है और अच्छे खाते पीते परिवार का है। उससे तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। हमने कल उन लोगों को बुलाया है। तुम बस अच्छी तरह से तैयार होकर उनके सामने आ जाना और कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे ये रिश्ता खराब हो। मुझे रिश्ते की बात सुनकर भी अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि भाभी अब मुझे एक पल भी और बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं और ये रिश्ता सिर्फ मुझे अपने घर से निकालने का एक बहाना है। मगर मैं चुपचाप उनका फैसला मान गई, क्योंकि मैं खुद भी इस बेइज्जती भरी जिंदगी और रोज रोज के तानों से परेशान हो चुकी थी। अगले दिन अविनाश अपने परिवार के कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ हमारे घर आया। वो बहुत ही गंभीर और शरीफ इंसान लग रहा था। उनकी बातचीत में एक अजीब सी नरमी थी और आंखों में एक चमक और इज्जत दिख रही थी, जो मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छी लगी। फिर हमारा रिश्ता हो गया और सादगी से हमारी शादी भी हो गई। विदाई के बाद मैं रो रही थी, मगर मैंने देखा कि भाभी के चेहरे पर एक सुकून और बड़ी खुशी थी, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो और उनके सिर से एक भारी बोझ उतर गया हो। मैं अविनाश के साथ उनके घर आ गई। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि शायद यहाँ पर भी मुझे वही सारे ताने और वही बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो मैं अपने भाई के घर में आज तक झेलती आई थी। एक अनजाना सा डर और घबराहट मेरे दिल में बैठ गई थी, मगर मेरा हर एक ख्याल गलत साबित हुआ। अविनाश एक खुददार, समझदार और बहुत अच्छे पति साबित हुए। उन्होंने मुझे वो इज्जत और प्यार दिया जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती रही थी। शादी की पहली रात जब मैं डर और घबराहट की वजह से बेड के कोने में सिमटी हुई थी, तो अविनाश मेरे पास आए और बहुत ही प्यार से मुझसे बात की। मीरा, तुम मुझसे डर रही हो? उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा और फिर बोले, देखो मीरा, हम दोनों अब शादी के एक पवित्र और खूबसूरत रिश्ते में बन चुके हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी नानी के जाने के बाद तुमने कितनी मुश्किल से अपना वक्त गुजारा है, मगर मैं सच कहता हूँ, आज के बाद ये घर तुम्हारा है और तुम यहाँ की मालकिन हो। तुम्हें मुझसे या फिर किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके ये शब्द मेरे लिए किसी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं थे, जिन्होंने मेरी सारी थकान को एक पल में ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं तो सोच रही थी कि शायद मुझे यहाँ भी डर डर कर जीना पड़ेगा। वो मुस्कुराए और प्यार से बोले, तुम्हारे वो बुरे दिन अब खत्म हो चुके हैं मीरा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी रोना ना पड़े। बस तुम मुझसे कभी कुछ भी मत छुपाना और हमेशा मुझ पर भरोसा रखना। उनकी ये बातें सुनकर मेरे दिल को एक ऐसा सुकून मिला जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो मुझे हमेशा इज्जत और प्यार से बात करते थे। मुझे उनकी किसी भी बात में कभी वो घमंडी मर्द नजर नहीं आया जो लोग अक्सर अपनी पत्नियों को दो कौड़ी का भी नहीं समझते। जब भी वो ऑफिस से आते तो मुझे मुस्कुराते हुए पूछते, मीरा, तुमने आज सारा दिन क्या क्या किया? मुझे बताओ, तुम घर में अकेले बोर तो नहीं हुई? और मैं बड़ी ही रुचि के साथ उन्हें अपने दिन भर का सारा रूटीन बताती। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी और अविनाश की मेहनत की वजह से उनका बिजनेस भी दिन दुगनी
रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। मैं उनके घर को अब सच में दिल से अपना घर मानती थी और उसे हर वक्त अच्छे से सजाने संवारने की कोशिश करती थी। ये घर मेरे लिए मेरा स्वर्ग था, क्योंकि यहाँ मुझे ना कभी किसी के ताने, गुस्से और नफरत का सामना करना पड़ता था। अविनाश मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। मेरे सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। मैं यही सोचने लगी थी, हमारी शादी को अभी मुश्किल से 2 साल ही गुजरे थे, लेकिन जिंदगी इतनी अच्छी हो गई थी कि लगता था जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। अपने पति के साथ बिताया हुआ हर एक दिन मुझे नई ताकत से भर देता था। मगर फिर वो मनहूस रात आ गई, जिसने एक ही पल में मेरी सारी दुनिया खत्म कर दी। उस रात अविनाश को ऑफिस से आने में काफी देर हो गई थी। मैंने रात का खाना तैयार किया और मैं बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उनका फोन भी मिला रही थी, लेकिन वो लगातार बंद जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं सोफे पर बैठी हुई उनका इंतजार कर रही थी कि अचानक तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने सुबोध भैया खड़े थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और वो काफी बुरी तरह से रो रहे थे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल एकदम से बैठ गया और मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। सुबोध भैया, आप इस वक्त यहाँ पर, और आपकी ये हालत कैसे हो गई है? सब कुछ ठीक तो है ना? अविनाश भी अभी तक घर नहीं आए हैं। मैंने घबराहट में एक ही सांस में सारे सवाल कर बैठी। मेरा मीरा, मेरी बहन, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। सुबोध भैया रोते हुए सोफे पर गिर गए और अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। क्या मतलब है आपका? क्या हो गया है? आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान के लिए मुझे साफ साफ बताइए, मेरी तो जान ही निकल रही है। मैं उनके पास बैठ गई और रोते हुए उनसे पूछने लगी, मीरा, तुम्हारे पति ने हम सबको धोखा दे दिया है। उसने कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और सारा पैसा लेकर पुलिस से बचने के लिए वो रातों रात इस देश से बाहर फरार हो गया। सुबोध भैया ने रोते हुए जब ये शब्द कहे तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। जरूर आपसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई होगी। वो मुझे इस तरह से छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकते। मैंने भरोसा ना कर पाने वाले अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, कोई गलतफहमी नहीं है मीरा। ये देखो, ये तलाक के कागज जो वो जाते हुए मेरे मुंह पर मार कर गया है। उस धोखेबाज ने तुम्हें छोड़ दिया है मीरा, मेरी बहन। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। उन्होंने अपनी जेब से कागज निकालकर मेरे कांपते हुए हाथों में पकड़ा दिए, जिस पर अविनाश के साइन मौजूद थे। मैंने वो कागज देखा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने तुरंत पागलों की तरह दोबारा से अविनाश का नंबर मिलाया, मगर वो अभी भी बंद जा रहा था। मेरे दिमाग में उनकी मुस्कुराहट, उनका वो प्यारा सा चेहरा, उनके वो सारे वादे घूमने लगे जो उन्होंने मुझसे किए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार से बात करता था, जो मेरी इतनी फिक्र करता था, वो अचानक मुझे तलाक देकर इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। ये सोचकर मेरे आंसू बहने लगे और मैं सदमे से पत्थर बनी वहीं बैठ गई। सुबोध भैया ने मुझे रोते हुए सहारा दिया और अपना कुछ जरूर सामान उठाने का कहकर उसी रात मुझे वो अपने घर लेकर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा ही मुझसे छीन ली गई हो। हम भैया के घर पहुंचे तो सोनाली भाभी लॉन में खड़ी होकर हमारा इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत और तंज था। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता। अब ले आए हो इसे वापस मेरे सिर पर बिठाने के लिए। भाभी ने मुझे देखते ही कड़क अंदाज में कहा, सोनाली, भगवान के लिए इस वक्त चुप हो जाओ। मेरी बहन पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। हम बाकी की बातें सुबह करेंगे। सुबोध भैया ने बड़े बेबस और दबे हुए अंदाज में भाभी से कहा, अच्छा, मैं ही क्यों चुप रहूं? मैंने किसी का कोई ठेका तो नहीं लिया है जो अब सारी जिंदगी मैं दूसरों का बोझ उठाती फिरूं। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक बार फिर से उसी अंधी खाई में गिर गई
जहां से मैं निकली थी। अविनाश का दिया हुआ सदमा मेरे दिल को अंदर ही अंदर कचोट रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। क्या मेरा प्यार झूठा था या उनके वो सारे वादे झूठे थे? दूसरी तरफ भाभी ने घर में मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं सुबह 4 बजे ही उठकर बैठ जाती और पूरे घर की सफाई करती, सबके कपड़े धोती और किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती। भाभी आराम से 10 बजे सोकर उठती और उठते ही उनके जहरीले ताने शुरू हो जाते। मीरा, तुमने ये सब्जी कैसी बनाई है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं होता है क्या? भाभी अक्सर डाइनिंग टेबल पर बैठकर जोर जोर से गला फाड़ कर चिल्लाती। भाभी, मैंने तो सब चीजें अच्छे से डाली थी। मैं कल से और ध्यान रखूंगी। मैं सिर झुकाकर सफाई पेश करने की कोशिश करती। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों की वजह से तो तुम्हारा वो पति अविनाश तुम्हें छोड़कर भाग गया। कोई भी आदमी भला ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकता है? उनका ये ताना मेरे दिल पर खंजर बनकर लगता था और मैं रोते हुए किचन में चली जाती और कभी भी पलटकर भाभी को रोकती नहीं थी। भैया बस चुपचाप सब कुछ देखते रहते। अपनी पत्नी की नाराजगी के डर से एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता। मुझे उनकी कमजोरी पर बहुत रोना आता था, मगर मेरे पास इस सब को बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं एक मशीन बन चुकी थी जिसका काम सिर्फ सुबह से रात तक दूसरों की सेवा करना था और बदले में आंसू और ताने मिलते थे। ऐसे ही रोते हुए और भाभी की जहरीली बातें सुनते हुए मेरे जीवन के कुछ महीने बीत गए। फिर वो रात आई जिसने मुझे पूरी तरह से बेसहारा कर दिया, जिसके तूफान से गुजरकर आज मैं इसी वीरान मकान में बैठी थी और इस बक्से तक पहुंच चुकी थी। सोनाली भाभी को दरअसल अपनी किसी बहुत खास सहेली की शादी में जाना था और वो दोपहर से ही तैयारी में लगी हुई थी। बाहर तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया था, मगर भाभी को बस अपने फंक्शन की पड़ी हुई थी और वो बार बार मुझे बुला रही थी। मीरा, मेरी ये बनारसी साड़ी जल्दी से प्रेस कर दो, मुझे देर हो रही है। और ध्यान रखना इसमें कोई भी सिलवट ना रहे, बहुत महंगी साड़ी है मेरी। भाभी ने चिल्लाकर कहा। जी भाभी, मैं अभी कर देती हूँ। मैंने जल्दी से प्रेस ऑन की और उनकी साड़ी को ध्यान से प्रेस करने लगी। मैं पूरी सावधानी से काम कर रही थी, तभी अचानक भाभी तेजी से मेरे पास से गुजरी और उनका हाथ जानबूझकर प्रेस के बिजली वाले बोर्ड से टकराया, जिससे प्रेस का तार हल्का सा खिंच गया और वो गर्म प्रेस एकदम से सीधी उस साड़ी पर गिर गई। मैंने जल्दी से जब तक प्रेस उठाती तब तक उस साड़ी पर एक बड़ा सा निशान पड़ चुका था और वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। ये तुमने क्या कर दिया? अंधी हो गई हो क्या? मेरी इतनी महंगी साड़ी को तुमने बर्बाद करके रख दिया। भाभी ने साड़ी की हालत देखी तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। भाभी, मैं सच कहती हूँ, मैं तो बहुत ध्यान से कर रही थी। वो तो आपके ही धक्के की वजह से प्रेस इस तरह से गिर गई। मैंने कांपते हुए रोकर सफाई देने की कोशिश करने लगी। अच्छा, तो अब तुम अपनी गलती का इल्जाम मेरे सिर पर लगाओगी? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे जलती हो। खुद तो तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया, इसीलिए अब भिखारियों की तरह रहती है और मैं सज धज कर जाती हूँ तो तेरे सीने पर सांप लौटते हैं। ये कहते हुए वो जोर से चिल्लाई। सुनो जी, इधर आओ, देखो तुम्हारी इस मनूस बहन ने आज मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। भाभी की आवाज सुनकर भैया भागते हुए आए। वो कहने लगी, आज तुम फैसला कर लो, या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी अच्छी अच्छी चीजें खराब कर रही है। भैया बोले, मीरा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानबूझकर सोनाली को परेशान करती हो ना। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। भैया ने जब भाभी को गुस्से में देखा तो उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। भैया, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मैं ऐसी तेज बारिश में भला कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ ही दिनों में भाभी की साड़ी के पैसे कहीं से भी कमाकर उन्हें वापस कर दूंगी। बस मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब और नहीं। दरवाजा खुला है, चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उस तूफानी बारिश में अकेली सड़क पर खड़ी थी
अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आज मुझे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आ रहा था। मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई ऐसा इंसान था जिसके पास जाकर मैं सहारा मांगती। मैं रोती हुई सड़कों पर चलती रही। सर्दी और डर की वजह से मैं कांप रही थी। चलते चलते मेरे कदम खुद नानी के उस पुराने कच्चे मकान की तरफ उठने लगे। ये वही जगह थी जहां से मेरे दुखों की शुरुआत हुई थी और आज किस्मत मुझे घुमा फिराकर यहीं पर वापस ले आई थी। मैं बड़ी मुश्किल से उस मकान के टूटे हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और वहां पहुंचकर मैंने एक गहरी सांस ली। फिर अंधेरे में आंगन की सफाई करते हुए मुझे वो बक्सा मिला। मेरे दिमाग में लगातार उलझन चल रही थी। अगर अविनाश सच में फ्रॉड करके बाहर भाग गए थे, तो फिर उनका ये पासपोर्ट यहाँ इस मिट्टी के नीचे क्या कर रहा था? मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ ऐसा है जो अभी तक मेरी नजरों के सामने नहीं आया है। बक्से में उस पासपोर्ट के नीचे एक फोल्ड किया हुआ लिफाफा था। मैंने कांपते हुए उंगलियों से पासपोर्ट को नीचे रखा और उस लिफाफे से वो चिट्ठी निकाल ली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि जो सच्चाई मेरे सामने आने वाली है वो मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख देगी। मैंने गहरी सांस ली और चिट्ठी को खोला। जैसे ही वो चिट्ठी खुली, मेरी नजर उस पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी और अविनाश की जानी पहचानी और खूबसूरत लिखावट देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। अंधेरे के बावजूद मैंने आंखों पर जोर देते हुए चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी, मेरे अंदर एक भयंकर उथल पुथल मचने लगी। मीरा, मेरी जान, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी ये चिट्ठी एक न एक दिन तुम्हारे हाथों तक जरूर पहुंचेगी। मुझे मालूम है कि सुबोध की वो झूठी और फर्जी हमदर्दी का ड्रामा बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेगा और जैसा तुम्हारा भाई और भाभी है ना, वो तुम्हें एक दिन वापस तुम्हारी नानी के इसी पुराने कच्चे मकान में छोड़ देंगे। इसलिए मैंने इस बक्से में अपना असली पासपोर्ट तुम्हारे लिए यहाँ इस मिट्टी के नीचे छुपा दिया है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम इस घर में आओ तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए और तुम किसी भी गलत फहमी में ना रहो। सबसे जरूरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया है। जो तलाक के कागज तुम्हारा भाई तुम्हें दिखाएगा उस पर मौजूद मेरे साइन जाली और झूठे हैं। मेरी जिंदगी हो तुम, मैं तुम्हें खुद से अलग करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। चिट्ठी में लिखे ये शब्द पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। हे भगवान, तुम्हारा शुक्र है। मुझे पूरा भरोसा था मेरा अविनाश मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरा भरोसा सच्चा निकला। मैंने रोते हुए हिचकियां लेना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर रखा हुआ एक भारी बोझ अचानक हट गया हो। मैंने अपने आंसू पोंछे और चिट्ठी को आगे पढ़ना शुरू किया। अविनाश ने चिट्ठी में लिखा था कि तुम सोच रही होगी कि अगर मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया है तो फिर मैं तुम्हें इस तरह अकेला और बेसहारा छोड़कर गायब क्यों हो गया और सुबोध ने तुम्हें वो झूठे तलाक के कागज क्यों दिखाए। मगर सच्चाई वो बिल्कुल नहीं है जो तुम्हें बताई गई है। सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है। तुम्हारा सगा भाई सुबोध कोई सीधा साधा मजबूर इंसान नहीं है जो अपनी पत्नी के दबाव में रहता हो। वो कोई जोरू का गुलाम नहीं, बल्कि एक बहुत ही शातिर, मक्कार और भ्रष्ट इंसान है जो दौलत के लालच में अंधा हो चुका है। सोनाली तो सिर्फ उसका एक मोहरा है जिसके पीछे छुपकर वो अपने सारे काले कारनामे अंजाम देता है। वो घर में जानबूझकर ऐसा शांत और कमजोर बनने का नाटक करता था ताकि तुम लोग यही समझते रहो कि वो बहुत बेबस है और सारी गलती सिर्फ सोनाली की ही दिखे। लेकिन असली मास्टरमाइंड वो खुद था और उसने बहुत ही होशियारी से तुम लोगों को अपने रास्ते से हटाया ताकि वो अपनी मर्जी की जिंदगी आजादी से जी सके। चिट्ठी में लिखी ये बातें पढ़कर मेरे दिमाग में जोरदार धमाका हुआ। मुझे अपना पूरा अतीत याद आने लगा, जब सुबोध भैया सिर झुकाकर सोफे पर बैठे रहते थे और भाभी हम पर जुल्म करती थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी घटिया चाल थी। मेरे अपने सगे भाई ने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला था। मैं दांत पीसते हुए चिट्ठी को आगे पढ़ने लगी। मीरा, उस सातिर इंसान ने मेरे भरोसे को तोड़ा है। उसने मेरी कंपनी के नाम पर और मेरी नाक के नीचे अंडरवर्ल्ड, माफिया और कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों का काला पैसा सफेद करना शुरू कर दिया था। वो मेरी कंपनी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा गैर कानूनी नेटवर्क चला रहा था
जब मुझे इस बात की भनक पड़ी और मैंने खुफिया तौर पर उसके सभी खातों की जांच पड़ताल की, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसे बेनकाब कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा और उसके खिलाफ सारे सबूत कानून के सामने पेश कर दूंगा। वो उस वक्त तो मेरे सामने शर्मिंदा बना रहा और अपनी गलती का एहसास होने का नाटक करता रहा, मगर अंदर ही अंदर वो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार कर रहा था। मैं उसे पुलिस के हवाले करने ही वाला था कि उसने मुझ पर एक बहुत बड़ी और खौफनाक चाल चल दी। उसने उन खतरनाक लोगों के साथ मिलकर मुझे घेर लिया और मुझे ऐसी धमकी दी जिसने मेरे हाथ बांध दिए। ये पढ़कर मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे वो रात याद आ गई जब सुबोध भैया रोते हुए मेरे पास आए थे और कितनी चालाकी से उन्होंने मुझसे कहा था कि मीरा, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया था, वो सब झूठ था और कितना बड़ा घटिया ड्रामा था। चिट्ठी में आगे लिखा था कि मीरा, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं इस सारे फ्रॉड का इल्जाम अपने सिर लेकर खुद को हमेशा के लिए गायब ना कर दूं, तो वो तुम्हारी जिंदगी को ऐसा नर्क बना देगा कि तुम जीते जी मर जाओगी। उसने धमकी दी कि वो तुम्हें उन जालिम लोगों के हवाले कर देगा और तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देगा। मैं अपने लिए किसी भी मुश्किल और किसी भी खतरे का सामना कर सकता था, मैं उनसे भिड़ सकता था, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डाल सकता था। मीरा, सुबोध एक ऐसा दरिंदा बन चुका था जो पैसों के लिए अपनी सगी बहन की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता था। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तुम थी और उसने मेरी इसी कमजोरी पर वार किया। तुम्हारी सुरक्षा की खातिर और तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे पीछे हटना पड़ा और अंडरग्राउंड होना पड़ा। मैं जानता था कि अगर वो तुम्हें तलाकशुदा और बेसहारा समझेगा तो वो तुम पर तरस खाकर या समाज को दिखाने के लिए तुम्हें अपने घर में एक नौकरानी बनाकर रख लेगा। मैं जानता था कि वहां सोनाली तुम्हें ताने देगी और तुमसे खूब काम करवाएगी, लेकिन कम से कम तुम इन खतरनाक माफिया टाइप लोगों से सुरक्षित रहोगी और सुबोध तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मैंने भारी दिल के साथ वो झूठा तलाक का ड्रामा रचने दिया था, ताकि तुम उसकी नजर में एक बेचारी बहन बनकर रहो और वो तुम्हें अपने रास्ते की रुकावट ना समझे। मैं पढ़ती जा रही थी और मेरे आंसू अविनाश की लिखावट पर गिर रहे थे। मुझे अपने पति के इस बड़े बलिदान पर रोना आ रहा था, जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना बिजनेस, यहाँ तक कि अपना नाम तक दांव पर लगा दिया था और सबकी नजरों में एक मुजरिम बनकर छुपता फिर रहा था। और एक था मेरा सगा भाई, जिसने पैसों के लिए मुझे बेचने तक की धमकी दे दी थी। अविनाश ने आगे लिखा था, मीरा, मैं पिछले कई महीनों से चुप नहीं बैठा था। मैं अंडरग्राउंड रहकर उसके खिलाफ ठोस और पक्के सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, ताकि उसे हमेशा के लिए कानून के कटघरे में खड़ा कर सकूं और वो दोबारा कभी किसी की जिंदगी के साथ ना खेल सके। मुझे ये सबूत जमा करने में बहुत वक्त लग रहा है, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत मजबूत है। मेरा भरोसा करना, मेरी जान, मेरे लिए ये महीने तुम्हारे बिना गुजारना किसी नरक से कम नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि तुम किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही होगी, तुम किस तरह सोनाली के ताने बर्दाश्त कर रही होगी, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये बक्सा और ये पासपोर्ट मैंने उसी रात यहाँ पर आकर इसलिए छुपा दिए, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं कभी वापस ना आ सकूं और तुम इस घर में आओ, तो तुम्हें भरोसा हो जाए कि मैं देश से बाहर नहीं भागा था, बल्कि यहीं तुम्हारे आसपास था और तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था। मीरा, मुझे उम्मीद है कि जिस दिन तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी, उस दिन तक मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें इस नरक से निकालने के लिए जरूर आऊंगा। तुम्हारा मुजरिम और तुम्हारा प्यार करने वाला पति, अविनाश। चिट्ठी यहीं पर खत्म हो गई, मगर उस चिट्ठी ने मेरे अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने उस चिट्ठी को अपने सीने से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे खुद पर भयंकर गुस्सा आ रहा था कि मैं एक पल के लिए भी अविनाश पर शक कैसे कर लिया। मैं कैसे मान गई थी कि वो मुझे अकेला छोड़कर इस तरह जा सकता है। उन्होंने तो मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया की कुर्बानी दे दी थी। दूसरी तरफ सुबोध के लिए मेरे दिल में इतनी नफरत पैदा हो चुकी थी कि अगर वो उस वक्त मेरे सामने होता तो मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती।
रिश्तों का इतना घिनौना और घटिया चेहरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने सिर्फ अपने फायदे और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मुझे एक नौकरानी बनाकर अपने घर में रख लिया था ताकि मैं सारी जिंदगी उसकी एहसानमंद रहूं। मैं उसी कीचड़ में बैठकर रो रही थी और अविनाश को याद कर रही थी कि अचानक तभी कच्चे मकान का वो खस्ताहाल दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई। इस वीराने में इतनी रात को दरवाजा खुलने की आवाज से मेरे पूरे शरीर में खौफ की भयंकर लहर दौड़ गई। मैं डरकर एकदम से पीछे की तरफ हटी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि शायद सुबोध को पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ और वो मुझे खत्म करने के लिए आ गया है। मैंने जल्दी से वो बक्सा और चिट्ठी छुपाने की कोशिश करने लगी, मगर बारिश और अंधेरे में कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा वजूद मुझे दिखाई दिया। बाहर आसमान पर जोरदार बिजली चमकी और उसी पल रोशनी में मेरी नजर उस इंसान के चेहरे पर पड़ी। वो बारिश में बिल्कुल भीगा हुआ था और उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। मैं वहीं की वहीं पत्थर बनकर जम गई। मेरे हाथ से वो चिट्ठी फिसलकर नीचे गीली मिट्टी पर गिर गई और मेरी सांसें गले में अटक गईं। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अविनाश था। वो जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में राहत, सुकून और प्यार दिख रहा था, जो अंधेरे में भी मुझे साफ महसूस हो रहा था। अविनाश! मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द धीरे से निकल पाए। उसने बहुत भारी और जज्बातों से भरी हुई आवाज में मुझे पुकारा, मीरा। ये आवाज सुनते ही मेरे अंदर का बांध टूट गया। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ी और उसके सीने से लग गई। मेरे आंसू उसके भीगे हुए कपड़ों में समाने लगे। उसने अपने दोनों मजबूत बाजुओं में मुझे थाम लिया और मुझे इतनी शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया जैसे कि वो मुझे दुनिया की हर मुसीबत से छुपा लेना चाहता हो। अविनाश, आप सच में आ गए। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं रोते हुए, हिचकियां लेते हुए लगातार बोलती जा रही थी। आप कहाँ पर थे इतने दिनों से? आपको पता है, मैं तो मर ही गई थी आपके बिना। मुझ पर क्या क्या नहीं गुजरी है इन महीनों में। जब से आपने मुझे अकेला छोड़ा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूँ मीरा, मैं सब कुछ जानता हूँ मेरी जान। उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहा, मुझे माफ कर दो मीरा। मैं तुम्हें बहुत तकलीफ में छोड़ गया था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और सुबोध, वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा था। आपको पता है अविनाश, सुबोध भैया ने मुझे आज रात इस कड़कती बारिश में धक्का देकर घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझ पर कोई भी दया नहीं दिखाई। मैंने रोते हुए उनसे शिकायत की। मुझे सब कुछ पता है मीरा। मैं तो उसके घर के बाहर ही खड़ा था जब उस जालिम ने तुम्हें धक्का देकर निकाला। अविनाश की आवाज में एकदम गुस्सा और तीखापन आ गया। क्या आप बाहर खड़े थे? तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आप मेरे सामने क्यों नहीं आए? मैंने हैरानी से सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी मीरा कितनी बहादुर है और वो मुश्किल वक्त में कहाँ जाती है। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम सीधा इसी मकान में आओगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ। मैं बस इस इंतजार में था कि तुम वो बक्सा खोलो और तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाए, ताकि जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी शक या सवाल ना हो। अविनाश ने मेरे चेहरे से गीले बाल हटाते हुए बड़े ही प्यार से जवाब दिया, अविनाश, मैंने वो चिट्ठी पढ़ ली है। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि सुबोध भैया कितने गिरे हुए और घटिया इंसान हैं। उन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मुझे तो अब उनको भाई कहते हुए भी घिन आ रही है। मैंने नफरत भरे अंदाज में कहा, बस मीरा, आप रोना बंद कर दो। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। आज से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो गए और पापियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अविनाश ने मेरे आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं आज ही वो सारे सबूत और फाइलें हासिल करने में कामयाब हुआ हूँ, जिनकी मुझे पिछले कई महीनों से तलाश थी। सुबोध और उसके साथियों का सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है और कल सुबह का सूरज उनके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आएगा। क्या सच में अविनाश? क्या अब हम उनसे बदला लेंगे? मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। हाँ मीरा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब उनके जुल्म का खेल पूरा हो चुका है। आज रात हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और कल सुबह कानून अपना काम करेगा। अविनाश ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा और उनके अंदाज में एक ऐसा फैसला
और भरोसा था जिसने मेरे अंदर की सारी थकान, सारा डर और सारी निराशा को एक ही पल में खत्म कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और मुझे लगा जैसे अब इस लंबी काली रात के बाद आखिरकार मेरी जिंदगी में सुबह की उजली किरण की शुरुआत हो गई है। हम उस रात उस मकान से निकलकर अविनाश के एक करीबी और भरोसेमंद दोस्त के घर चले गए, जहां अविनाश ने पिछले कई महीने अंडरग्राउंड रहकर गुजारे थे। वहां पहुंचकर मैंने अपने भीगे हुए कपड़े बदले और अविनाश ने मुझे अपने हाथों से गर्म चाय बनाकर दी। वो सारी रात हमने जाग कर गुजारी। अविनाश मुझे अपने इन महीनों की भाग दौड़ और सारी कोशिशों के बारे में बताता जा रहा था, जो सुबोध भैया को बेनकाब करने के लिए उसने की थी, और मैं उसके कंधे पर सिर रखे हुए एक अजीब से सुकून के एहसास में आंसू बहाती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का सबसे कठिन और मुश्किल इम्तिहान अब खत्म हो गया है और मैं एक बार फिर से सुरक्षित हाथों में हूँ। अविनाश ने बताया कि उन्होंने किस तरह खतरनाक लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और भैया के बैंक अकाउंट की जानकारी निकलवाई, जिसमें वो काला पैसा जमा कर रहे थे। अगली सुबह का सूरज बहुत तेज चमक रहा था। बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था। अविनाश ने मुझे तैयार होने को कहा और हम पुलिस की गाड़ियों के साथ सुबोध भैया के उस बड़े और शानदार घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर मैं सोचती रही कि भगवान की लीला भी कैसी है। जो इंसान कल रात मुझे बेघर करके सड़क पर फेंक कर चैन से सोया था, आज उसी का अपना घर और घमंड मिट्टी में मिलने वाला था। मैं और अविनाश इंस्पेक्टर और पुलिस फोर्स के साथ उस घर के बाहर पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर ने अपने 2 सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने आगे बढ़कर पूरी ताकत से घर का बड़ा गेट खटखटाना शुरू किया। अंदर लॉन में भैया और सोनाली भाभी बड़े ही आराम से नाश्ता कर रहे होंगे कि अचानक दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने उन्हें हिलाकर रख दिया। कुछ देर बाद गेट का छोटा दरवाजा खुला और भैया बड़े ही गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर आए। क्या बदतमीजी है ये? सुबह सुबह कौन हो तुम लोग और मेरे घर का दरवाजा ऐसे पागलों की तरह क्यों पीट रहे हो? भैया ने गुस्से से चिल्लाया, मगर जैसे ही उनकी नजर सामने खड़े अविनाश और पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी तो उनके शब्द मुंह में ही रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और आंखें डर के मारे फैल गईं। वो एकदम से 2 कदम पीछे हटे। अविनाश, तुम तो देश से बाहर थे। उनकी आवाज कांप रही थी। वो बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाए। क्या हुआ सुबोध? मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी पत्नी को झूठे तलाक के कागज दिखाकर मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दोगे और मैं डर कर कभी वापस नहीं आऊंगा? अविनाश ने रौबदार अंदाज में कहा और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। अविनाश के साथ मैं भी हिम्मत के साथ खड़ी थी, लेकिन आज मैं डरी सहमी हुई, आंसू बहाती हुई मुफ्त की नौकरानी नहीं लग रही थी, बल्कि अविनाश के साथ खड़े होने से मुझ में एक मजबूत औरत नजर आ रही थी। सुबोध भैया की नजर मुझ पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा बौखला गए और उनके माथे पर पसीना आ गया। मीरा, तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना कि ये एक धोखेबाज इंसान है। इसने हमारी कंपनी का सारा पैसा हड़प लिया। तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। भैया ने अभी भी झूठ का सहारा लेने की कोशिश की और हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी तरफ बुलाना चाहा। बस कर दो सुबोध, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी एक्टिंग तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। अविनाश ने सख्ती से उनका हाथ झटकते हुए कहा और इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इतने शोर शराबे की वजह से सोनाली भाभी भी बाहर आ गईं। पुलिस को अपने घर में देखकर उनके होश उड़ गए। सुबोध, ये सब क्या हो रहा है? और ये पुलिस हमारे घर पर क्यों आई है? और ये अविनाश, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुमने तो कहा था कि ये भाग गया है। भाभी ने घबराहट में अपने पति का बाजू पकड़कर पूछा। इंस्पेक्टर साहब, ये वो फाइल है जिसमें इस आदमी के सभी करप्शन, हमारी कंपनी के नाम पर किए गए सभी गैर कानूनी काम और इसके खतरनाक लोगों के साथ संबंधों के सारे सबूत मौजूद हैं। इसने पिछले 1 साल में जितना भी काला पैसा सफेद किया है वो सब इन कागजों में दर्ज है। अविनाश ने वो मोटी सी फाइल जो उन्होंने छुपा कर रखी थी सीधा इंस्पेक्टर के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अविनाश? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे जानबूझकर फंसा रहा है। मैं तो एक इज्जतदार इंसान हूँ।
भैया ने अपने झूठ को सच साबित करने की पूरी कोशिश की। अविनाश ने कदम आगे बढ़ाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर तीखे अंदाज में बोले, इज्जतदार इंसान। और वो भी तुमने मुझे धमकी दी थी ना कि अगर मैं सारा इल्जाम अपने सिर लेकर गायब ना हुआ तो तुम मेरी मीरा को नुकसान पहुंचाओगे। तुमने पैसों के लालच में अंधे होकर अपनी छोटी बहन को उन जालिम लोगों के हवाले करने की धमकी देकर मुझे अंडरग्राउंड होने पर मजबूर किया था ताकि तुम आजाद होकर अपना काला पैसा बना सको। और फिर तुमने उसे नौकरानी बनाकर अपने घर में बेइज्जत किया। तुम समझते थे कि मैं डर गया हूं? नहीं सुबोध, मैं सिर्फ अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए पीछे हटा था और इतने महीने चुप रहकर तुम्हारी जड़ें काट रहा था। मेरी कंपनी के शेयर्स और तुम्हारे फ्रॉड का सारा कच्चा चिट्ठा अब इस फाइल में पुलिस के पास मौजूद है और तुम अब दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं बच सकते हो। ये सारी बातें सुनकर सोनाली भाभी के तो होश ही उड़ गए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर कभी अविनाश को देखती तो कभी अपने पति को। वो समझ रही थी कि सुबोध सच्चा है, मगर आज सच्चाई उनके सामने आ चुकी थी। सुबोध, ये सब क्या कह रहा है ये अविनाश? और तुमने तो मुझसे कहा था कि सारा फ्रॉड अविनाश ने किया है और तुम तो एक ईमानदार इंसान हो जो सिर्फ मजबूरी में इस लड़की का खर्च उठा रहे हो। तो क्या तुमने मुझे और हम सबको बेवकूफ बनाया और इतना बड़ा जुर्म करते रहे? भाभी की आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। उन्होंने आज पहली बार अंदाजा हो रहा था कि जिस इंसान को वो सारी जिंदगी सीधा साधा समझती आई थी और जिस पर वो अपना रौब जमाती थी, असल में वो कितना बड़ा और शातिर मुजरिम था। हाँ सोनाली भाभी, ये बिल्कुल सच है। इस आदमी ने आपको भी इतने सालों तक धोखे में रखा है। ये कोई मजबूर और दबाव में रहने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग वाला इंसान है जिसने हम सबकी जिंदगी और हमारी भावनाओं के साथ खेला है। मैंने पहली बार भाभी की आंखों में देखते हुए मजबूत और तेज आवाज में कहा, भाभी, आपको भी अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। आपने भी मुझ जैसी एक बेसहारा और अनाथ लड़की पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने मुझसे नौकरानी की तरह काम लिया और कल रात सिर्फ प्रेस गिर जाने पर मुझे इसके साथ मिलकर घर से निकाल दिया। आज आपका वो सारा घमंड इनकी काली करतूतों के साथ इसी मिट्टी में मिल चुका है। भाभी ने मेरी बातें सुनकर शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इंस्पेक्टर ने उस फाइल को एक नजर ध्यान से देखा और फिर अपने सिपाहियों को इशारा करते हुए कड़क अंदाज में आदेश दिया, हथकड़ियां लगाओ इस फ्रॉड इंसान को और इसे घसीट कर गाड़ी में डालो। इसके जैसे पढ़े लिखे मुजरिमों का इलाज मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने सुबोध भैया के हाथों को पीछे मोड़कर हथकड़ियां पहना दी। हथकड़ियों की उस आवाज ने भैया का सारा घमंड और उनकी अकड़ एक पल में तोड़कर रख दी। वो इंसान जो कल तक मेरे सामने भगवान बनकर खड़ा था और मुझे गालियां देकर घर से निकाल रहा था, आज वो पुलिस के सामने एक साधारण और बेबस मुजरिम बनकर खड़ा था जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सुबोध भैया रोते हुए मेरी तरफ आए और भीख मांगते हुए बोले, मीरा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानता हूँ कि मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था। भगवान के लिए अपने पति से कहो कि वो मुझे बचा ले। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं वहां मर जाऊंगा। तुम तो मेरी छोटी बहन हो ना, मुझे माफ कर दो। वो मेरे सामने झुकने की कोशिश करने लगे। मैंने उन्हें शांत अंदाज में देखा और गहरी सांस लेकर कहा कि आपने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया है। एक सगा भाई अपनी अनाथ बहन को आधी रात तूफानी बारिश में सड़क पर धक्का देकर बाहर निकाल देता है। तब आपको जरा भी दया नहीं आई थी। आपने कुछ पैसों के लिए मुझे बेचने की धमकी दी। तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपकी बहन हूं। आपने तो मुझे जीते जी मार दिया था। अब मैं कानून को अपना काम करने दूंगी। आपने जो बोया है वही आप काट रहे हैं। आपको आपके किए की सजा पूरी मिलेगी। ये कहकर मैंने अपना चेहरा मोड़ लिया और अविनाश का हाथ पकड़ लिया। सोनाली भाभी रोते हुए दीवार के सहारे नीचे बैठ गईं और उनकी आंखों में भयंकर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने सख्ती से भैया को बाजू से पकड़ा और धक्का देकर घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले गए। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई इस आलीशान मोहल्ले से निकल गईं और उनका वो शानदार घर, उनका घमंड, उनका जुल्म, सब कुछ पीछे छूट गया और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। कुछ दिन के बाद
जब भैया को उनके किए की सजा मिल चुकी थी, तब हम एक बार फिर नानी के उस पुराने कच्चे मकान के आंगन में खड़े थे। सुबह का वक्त था। बारिश के बाद चारों तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। जो मकान कुछ रात पहले डरावने और वीरान खंडर जैसा लग रहा था, जहां बैठकर मैं रो रही थी, आज वही जगह मुझे दुनिया की सबसे सुकून भरी और सुरक्षित जगह महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा अविनाश खड़ा था। उस जमीन पर मौजूद वो निशान मुझे मेरी जीत और सच्चाई की याद दिला रहे थे। अविनाश ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, मीरा, इस मकान ने आज हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी को बचा लिया है। अगर तुम उस रात यहाँ ना आती तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। हम इस जमीन को कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि हम इसी जगह पर अपने लिए एक नया खूबसूरत घर बनाएंगे, जहां सिर्फ प्यार होगा, जहां कोई दुख नहीं होगा, ना कोई आंसू होंगे और ना कोई साजिश होगी, और हम अपनी जिंदगी सुकून से बिताएंगे। उनकी ऐसी मीठी बातें सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उनका एहसास मुझे नई जिंदगी की खुशियों के और करीब ले जा रहा था, जिसमें कोई डर नहीं था। मैंने कहा, आप मेरे लिए सब कुछ हैं अविनाश। आप ही मेरी जिंदगी हैं। दुनिया में चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे हर हाल में बस आपका साथ चाहिए। आप अगर हैं तो सब कुछ है, वरना आपके बिना सब कुछ मिट्टी के समान है। हम दोनों बाहों में बाहें डालकर अपनी आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपनों को देखने लगे थे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और सच्चाई चाहे कितनी भी बड़ी साजिश और झूठ के नीचे दब जाए, एक दिन सच बनकर सामने जरूर आती है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि भरोसे, सम्मान और त्याग से बनते हैं, क्योंकि कभी कभी अपने ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं और कोई पराया इंसान सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, किसी व्यक्ति, समाज या रिश्ते की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी में दिखाए गए विचार और परिस्थितियां वास्तविक जीवन से मेल खा सकती हैं, लेकिन इसे किसी सच्ची घटना से जोड़कर ना देखा जाए। धन्यवाद।